हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? आई होप आई विश आप लोग बहुत बढ़िया हो। और मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपके जितने भी ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के लेक्चर्स हो गए हैं आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया। और साथ साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप क्लासेस का रिवीजन थॉरली कर रहे हो और असाइनमेंट्स को भी कंप्लीट कर रहे हो। मैं भी बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूं। और एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, we are going to discuss types of audit opinion in this particular lecture. Before I really jump into what are the types of opinion, मैं एक आपको रिवाइंड मोड में लेके जाता हूं जो अभी तक हमने स्टैंडर्ड्स के थ्रू डिस्कस किया है। तो हमने क्या याद करो, कुछ क्लासेस पहले हमने बोला था कि ऑडिट कैसे स्टार्ट होता है। ऑडिट स्टार्ट होता है, ऑडिट प्लानिंग करनी पड़ती है हमें। हम प्लानिंग के टाइम पे डिटरमाइन करते हैं हमारे रिसोर्सेज कितने लगेंगे, कौन कौन किस किस डेजिग्नेशन का रिसोर्सेज होगा। ठीक है, हम एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, किस नेचर ऑफ बिजनेस में है, कौन कौन से लॉ से उसे कंप्लाई करना पड़ता है, उस इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो सब हम देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। उसके बाद हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिटरमाइन करते हैं, उसका रिस्क असेसमेंट करते हैं उस एंटिटी का जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। बेस्ड ऑन आर रिस्क असेसमेंट, जो कि हाई हो सकता है, लो हो सकता है, मीडियम हो सकता है, हम उसका ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट समझ डिटरमाइन करते हैं। अंडरस्टैंड? कोई भी डाउट है, यू कैन फ्रैंकली रेज योर हैंड्स एंड यू कैन स्टॉप मी देन एंड देयर। ठीक है, उसमें कोई आपको हेजिटेशन नहीं करनी है। आई होप समझ में आ रहा है। तो आप क्या करते हो, ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिटरमाइन करते हो थ्रू योर रिस्क असेसमेंट। अब आपने नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिटरमाइन कर लिया ऑडिट प्रोसीजर्स का, फिर आप क्या करते हो, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो। उसके लिए बहुत सारे ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशंस लेते हैं। कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से एक स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। कोई अदर ऑडिटर है तो उसके लिए अलग से स्टैंडर्ड है। कोई इंटरनल ऑडिटर हम इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग से स्टैंडर्ड्स हैं। तो हम पूरा ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए। फिर आपका एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडिटर क्या बनता है? आप एग्जामिनेशन किए, बट आपका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए आप अपॉइंट किए गए हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ऑडिट ओपिनियन देना पड़ता है। ठीक है, ऑडिट ओपिनियन दैट इज बेसिकली addressed to the members of the company, members of the organization. ओके, उसके लिए फिर अब आपका आता है ऑडिट रिपोर्ट, जो कि आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो। अब इस ऑडिट रिपोर्ट के लिए बेसिकली वी हैव टू ओपिनियन के लिए दो स्टैंडर्ड्स डील करता है, दैट इज SS 700 एंड SS 705। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड्स काफी डिटेल में है। उसमें ये भी बताया गया कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। तो देयर आर वेरियस कंटेंट्स जो कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस थ्रू, बट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम सिर्फ रिलेवेंट पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ ओपिनियन। अब आप ओपिनियन जब एक्सप्रेस करने वाले हो तो कैसा ओपिनियन आप एक्सप्रेस कर सकते हो बेस्ड ऑन द वर्क परफॉर्म्ड। ठीक है, आपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, आपने कुछ कंक्लूजन पे आपने पहुंचा, अब उस कंक्लूजन के बेसिस पे कैसा कैसा ऑडिट ओपिनियन आप दे सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो चलो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ओपिनियन। तो दो टाइप का ओपिनियन आप देख सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा है, अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड मोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड मोडिफाइड ओपिनियन। तो पहला जो ओपिनियन है दैट इज अनमोडिफाइड ओपिनियन। ये कब देते हैं ऑडिटर? जब ऑडिटर को लगता है सब कुछ सही है, ऑल इज वेल, तब ऑडिटर देता है अनमोडिफाइड ओपिनियन। एक बार इसका लिटरेचर पढ़ लेते हैं, फिर एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा। When auditor concludes financial statement is free from material misstatement. When auditor concludes financial statement is free from material misstatement. Plus इसके साथ साथ एक और चीज, and auditor has no reservation. Auditor has no reservation with respect to material items of financial statement. ठीक है,
तो यहाँ पे दो चीज बोली गई है, अब क्या इसका मतलब है वो समझते हैं। जब भी ऑडिटर को लगेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, मिस स्टेटमेंट मतलब तो आपको समझ में आ रही है गलतियां, ठीक है, गलतियां। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट, मटीरियल का मतलब क्या होता है, तो आपको याद होगा हम मटीरियलिटी डिटरमाइन करते हैं एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। अब वो मटीरियलिटी, लेट से कुछ अमाउंट हमने डिटरमाइन किया, 20 लाख का अमाउंट हमने डिटरमाइन किया 20 लाख का, कि ये हमारा मटीरियलिटी लेवल है, जो कि हम ऑलरेडी पिछले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 20 लाख का जब हमने मटीरियलिटी डिटरमाइन किया, तो उससे बिलो जो भी मिस स्टेटमेंट्स हमें मिले, 20 लाख से बिलो के मिस स्टेटमेंट्स जो मिले, उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करके कि दोज मिस स्टेटमेंट्स आर नॉट मटीरियल, those misstatements are not going to affect the financial statements as whole, उसलिए हम उसे मटीरियल नहीं मानते, उसको इग्नोर करके चलते हैं। अगर कोई मिस स्टेटमेंट उस थ्रेशोल्ड से ऊपर के हैं, जो कि 20 लाख से ऊपर के हैं, तो उससे हम क्या बोलेंगे, मटीरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है। आपने मटीरियल क्या डिटरमाइन की, 20 लाख की, उसके ऊपर की जो भी मिस स्टेटमेंट होगी मटीरियल मिस स्टेटमेंट। तो अगर ऑडिटर को लगता है कोई भी ऐसा मिस स्टेटमेंट नहीं, कोई भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो उसे तब वो केस में वो अनमोडिफाइड ओपिनियन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज दी हुई थी, या तो कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, प्लस ऑडिटर को कोई भी रिजर्वेशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल आइटम्स। अब मटीरियल आइटम्स कैसे क्या होता है, अब लेट से आपका कोई कैप्शन आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, परचेजेस का अमाउंट आ रहा है 50 लैक्स, आपका मटीरियलिटी है 20 लैक्स, तो वो जो मटीरियल आइटम है परचेजेस 50 लाख का, उसमें आपको कोई आपको ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं हुआ, मतलब परचेजेस का आप जब लेजर मांगने गए मैनेजमेंट से, उसने बोला कि हमारे पास तो लेजर ही नहीं है। दो आप ये कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हो कि इसमें मिस स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा, बट आपके पास एक रिजर्वेशन है, कि नहीं इसमें गलती हो सकती है। तो रिजर्वेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या तो आपको पता है कि इसमें गलती है 20 लाख से ऊपर की, या तो आपको पता नहीं चल रहा कि उसमें गलती है कि नहीं, बट आपको लगता है कि गलती हो सकती है 20 लाख से ऊपर की। ओके, अंडरस्टैंड? अभी तक समझ में आई होप सो आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क योर कोई, ठीक है। ओके, तो चलते आगे। तो अगर ऑडिटर को लगता है कोई भी मटेरियल रिजर्वेशन नहीं है, कोई मटेरियल आइटम से विद रिस्पेक्ट में रिजर्वेशन नहीं है, तभी भी वो अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। गॉट माय पॉइंट? तो क्या था अनमोडिफाइड ओपिनियन, एक बार माइंड में सेट करते हैं। अनमोडिफाइड ओपिनियन कब आएगा? व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस auditor has no reservation with respect to material items. No reservation, no misstatement. No reservation, no material misstatement. ठीक है, ये दो चीज सेटिस्फाई होता है तो हम क्या बोलते हैं, अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। हम अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। बेसिकली ऑडिटर बोल रहा है, हमने अपने एग्जामिनेशन के बेसिस पे बोल रहे हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल ऑल इज वेल है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है, ये हो गया अनमोडिफाइड ओपिनियन। तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बढ़ते आगे। मोडिफाइड ओपिनियन, दूसरा ओपिनियन क्या है? मोडिफाइड ओपिनियन। तो समझ में आ रहा है जनरली कि इसका जस्ट अपोजिट होगा, अनमोडिफाइड का मोडिफाइड ओपिनियन अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या एक्चुअली में। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मटीरियली मिसस्टेटेड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मटीरियली मिसस्टेटेड, मतलब हमें लगता है, हमें पता है, हमने जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे हमें जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है, तो उससे हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है। अब जो अफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट है, वो क्या हो सकता है? या तो परवेसिव हो सकता है या तो परवेसिव नहीं होगा। अब ये क्या है, ये समझते हैं।
आपने ये तो डिटरमाइन कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। अब क्या होता है कि एक परवेसिव टाइप का मिस स्टेटमेंट होता है, एक नॉट परवेसिव टाइप का मिस स्टेटमेंट होता है। परवेसिव ऐसा मिस स्टेटमेंट है कि वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पिक्चर खराब कर देगा, दैट हैज इंपैक्ट ओवर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना बड़ा मिस स्टेटमेंट है कि वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पिक्चर खराब कर रहा है, ओवरऑल रिजल्ट्स ऑफ कंपनी का पिक्चर खराब कर रहा है। तो दैट इज परवेसिव मिस स्टेटमेंट। नॉट परवेसिव कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल है बट ओवरऑल लेवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर भी सही दिख रहा है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा। लेट्स से कि आपका परचेजेस में 2,05,000 का मिस स्टेटमेंट था, आपने मटेरियलिटी 20 लाख का डिटरमाइन किया था, और सॉरी 20,05,000 का आपको मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिला है, ठीक है। आपने ये तो बोल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्योंकि 20 लाख से क्रॉस कर रहा है वो। बट जो 20,05,000 है, क्या वो ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पूरा तस्वीर खराब कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर वो पूरा तस्वीर खराब कर रहा है, वो उसको लगता है कि नहीं ये बहुत बड़ा मिस स्टेटमेंट है जिसके वजह से पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं दिख रहा है हमारा, तो वो एडवर्स ओपिनियन देगा, दैट इज परवेसिव इम्पैक्ट है, मतलब वो मिस स्टेटमेंट का परवेसिव इम्पैक्ट है। अगर उसे लगता है कि नहीं वो 20,05,000 से सिर्फ परचेजेस गलत दिख रहा है, और परचेजेस का जो परचेजेस है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं है, मतलब कि आप जब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परचेजेस के अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से रेवेन्यू है, उसके बाद आपका अदर इनकम है, फिर आपका नीचे फाइनेंस कॉस्ट आ जाता है, डेप्रिसिएशन आ जाता है, आपका अदर एक्सपेंसेस है, परचेसेस है, चेंजेस इन स्टॉक है, सब कुछ आता है, ठीक है। तो आपने जब 20,05,000 का मटेरियल मिस स्टेटमेंट देखा, तो आपने बोला कि चलो परचेजेस तो मटेरियल मिस स्टेटेड है, बट आपने देखा कि जो 20,05,000 का मिस स्टेटमेंट जो है वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का तस्वीर नहीं खराब कर रहा, वो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस के लेवल पे छोटा सा मिस स्टेटमेंट है, ओके। तो आप बोल रहे हो कि इसका परवेसिव इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। तो उस केस में दो यू आर इशूइंग मॉडिफाइड ओपिनियन, बट मॉडिफाइड ओपिनियन का कौन सा टाइप इशू करोगे? क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। तो फिर से एक बार माइंड मैप क्रिएट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मटेरियल मिस स्टेटेड है तो उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। पहले पहले हमने ये कंक्लूजन में ड्रॉ कर लिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटेड है, तो मटेरियल मिस स्टेटेड है तो नेक्स्ट स्टेप ऑडिटर क्या देखेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है, परवेसिव है या नहीं परवेसिव है। परवेसिव मतलब इम्पैक्ट ऑफ ऑन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट परवेसिव मतलब नॉट इम्पैक्टिंग ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन, और नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। ये पहला केस था। दूसरा केस क्या होगा? आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो अगेन आई एम टेलिंग यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन कम अप विथ योर क्वेरी। चलो, ऑडिटर is unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence for the material items of financial statements। जैसे हमने एक केस देखा कि परचेजेस का, परचेजेस में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 50 लाख का अमाउंट आ रहा है, बट उस 50 लाख से रिलेटेड आपको कुछ भी ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, कुछ भी ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। तो वो 50 लाख आपके लिए तो मटीरियल है, मटीरियल आइटम है, क्योंकि आपने कितना मटीरियलिटी डिटरमाइन किया? 20 लाख। तो आपके लिए 50 लाख तो मटीरियल हो गया, तो दैट इज अ मटीरियल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं दे रहे वो लोग, ना लेजर दे रहे, ना उसके इनवॉइसेस दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। अगर तो ऐसा केस है तो ऑडिटर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑडिटर नेक्स्ट स्टेप देखेगा कि पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ठीक है। पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट मतलब आपने 50 लाख के लिए कुछ भी नहीं मिला आपको, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि इसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, और ये भी नहीं बोल सकते कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है ना, क्योंकि आपने उस पर काम ही नहीं किया। तो अब ऑडिटर को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा, ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके जो भी पता चला है उसके बेसिस पे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा जो पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है मिस स्टेटमेंट का, जो पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, ठीक है।
उसका इम्पैक्ट क्या है, परवेसिव है कि नॉट परवेसिव है। जब तो आपको ऑलरेडी एक्चुअल मिस स्टेटमेंट पता चल गया, तब तो उसका इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट देखोगे। जब आपको एक्चुअल मिस स्टेटमेंट नहीं पता है तो पॉसिबल इंपैक्ट देखोगे। जब एक्चुअल मिस स्टेटमेंट तो एक्चुअल इंपैक्ट, जब एक्चुअल इंपैक्ट नहीं पता है, जब एक्चुअल मिस स्टेटमेंट नहीं पता है तो उसका पॉसिबल इंपैक्ट देखोगे। पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, जो मिस स्टेटमेंट हमें पता नहीं चला है उसका पॉसिबल इंपैक्ट क्या हो सकता है। दैट माइट बी परवेसिव, दैट माइट बी नॉट परवेसिव। परवेसिव नॉट परवेसिव, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का एक सिंपल वर्ड में ये बता दूं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब ये होता है कि हम अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर रहे हैं, मतलब हम अपना ओपिनियन दे ही नहीं रहे हैं, हम नहीं दे सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्योंकि आप बोल रहे हो कि आपको फाइनेंशियल सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया, और जिस चीज के लिए आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं किया वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। परवेसिव मतलब ये होता है ना कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप कैसे बोलोगे कि आपको, और आप कैसे ऑडिट ओपिनियन दोगे। आप ना ये बोल सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, ना आप ये बोल सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपके पास तो ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं हुआ। सो इन दैट केस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर रहे हो। अगर तो आपको लगता है कि जो पॉसिबल इंपैक्ट है दैट इज नॉट परवेसिव, नॉट परवेसिव, ठीक है, मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं इंपैक्ट कर रहा है, तो इन दैट केस यू विल इशू अ क्वालिफाइड ओपिनियन। क्या इशू करोगे, क्वालिफाइड ओपिनियन। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ओपिनियन का क्या क्या टाइप था, टाइप्स ऑफ ओपिनियन दो टाइप, अनमोडिफाइड ओपिनियन, मोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन कब आप इशू करते हो, दो केसेस थे कि मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फॉर मटेरियल मिस स्टेटमेंट, प्लस ऑडिटर को कोई भी रिजर्वेशन नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियल आइटम, ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन। मोडिफाइड ओपिनियन में आते, मोडिफाइड ओपिनियन दो केस हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ऑडिटर को पता है, ठीक है, और एक हो सकता है कि ऑडिटर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा, मटेरियल आइटम। मटेरियल आइटम के रेस्पेक्ट में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहा है। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर को पता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो ऑडिटर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो देखेगा इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ जो मिस स्टेटमेंट उसने पता किया उसका क्या इफेक्ट है, परवेसिव है नॉट परवेसिव है, परवेसिव है एडवर्स ओपिनियन, नॉट परवेसिव है क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, दूसरा केस क्या था जिसमें हमने बोला कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हम नहीं ऑब्टेन कर पा रहे हैं। अगर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहे विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम फिर से देखेंगे ऑडिटर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो देखेगा पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। पॉसिबल इंपैक्ट जो हमने नहीं डिटेक्ट किया है उसका क्या पॉसिबल इंपैक्ट हो सकता है, उसका इंपैक्ट या तो परवेसिव हो सकता है या तो नॉट परवेसिव हो सकता है। परवेसिव है तो अगेन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब हम ओपिनियन दे ही नहीं रहे हैं। नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, एक ऑडिट ओपिनियन का बस मैं एग्जांपल इलस्ट्रेशन दिखाता हूं अनमोडिफाइड ओपिनियन का, तो आपको थोड़ा फेयर आइडिया लग जाएगा कि ऑडिट ओपिनियन ड्राफ्ट कैसे होता है। ओके, तो आई विल शो यू ऑन माय स्क्रीन अनमोडिफाइड ओपिनियन का ये एग्जांपल है। ओके, सो इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, हमारे ओपिनियन में और जो भी हमें इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मिले हैं, द अफोरसेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हम ओपिनियन दे रहे हैं, गिव द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय कंपनी एक्ट, जो कंपनी एक्ट इंफॉर्मेशन मांग रही है वो दे रहा है, इन द मैनर सो रिक्वायर्ड, मतलब जिस तरीके से मांग रही है वो भी दे रहा है, मतलब जो इंफॉर्मेशन मांग रही है और जिस तरीके से मांग रही है दोनों दे रहा है। एंड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफॉर्मिटी विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया, मतलब और ट्रू एंड फेयर व्यू देती है इन कंफॉर्मिटी विद गैप एक्सेप्टेड इन इंडिया। गैप एक्सेप्टेड इन इंडिया क्या है, आपका इंडेस हो गया, ठीक है, तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, इंडेस है, एएस है, उसके बेसिस पे आपको ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है ऑफ द, किस चीज की ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब क्या, बैलेंस शीट जो होती है, बेसिकली आपको फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है, स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज एट जो भी आप डेट पे दे रहे हो, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, एंड इज कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। ठीक है, ये आपकी अनमोडिफाइड ओपिनियन की एक एग्जांपल होगी।
तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ ओपिनियन बहुत अच्छे से समझ में आया हो. कोई भी क्वेरीज हो, यू कैन ऑलवेज वॉक टू मी आफ्टर द क्लास. Thank you so much. We'll end our lecture here. Bye bye.